हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डिसजॉइंट सेट से। ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। फाइव का मतलब क्या? नल सेट। हमें सबको पता था फाइव का मतलब क्या? नल सेट। नल सेट का मतलब क्या? कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है, तो उस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक सेट ले लेते हैं ए 1, 2, 3, हम एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी 4, 5, 6, ठीक है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए बोला जाए तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। और ये हमारा क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तब उस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सेट का क्या मतलब हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक ना एक एलिमेंट होगा। दैट मींस टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 मतलब क्या? कुछ ना कुछ कम से कम अगर एक भी कॉमन एलिमेंट आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट, ठीक है। तो ये था हमारा डिसजॉइंट सेट, ये था हमारा इंटरसेक्टिंग सेट। अब इसके कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 2 3 5 7 11, फाइंड a इंटरसेक्शन b। चलिए a इंटरसेक्शन b अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 2 4 6 8, तो इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। a इंटरसेक्शन c निकालते हैं। a इंटरसेक्शन c में क्या है? 2 3 है, 5 है, 7 है। तो यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और उसके बाद ए एंड सी आर इंटरसेक्टिंग सेट। हमें बोला गया था कि कंक्लूड कीजिए कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, तो हमें यही समझ में आ रहा है कि ए और बी जो होगा डिसजॉइंट सेट होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और ए और सी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है। दैट मींस व्हाट? ए और सी जो होगा वो इंटरसेक्टिंग सेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? एग्जाम्पल नंबर 10 दिया जा रहा है, गिव सम एग्जाम्पल्स of three sets A, B and C such that A intersection B is not equal to 5, B intersection C is not equal to 5, A intersection C is not equal to 5, but A intersection B intersection C is equal to 5। क्या आप लोग मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं A B C का? ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए कि इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट हो, इन दोनों के बीच में भी कॉमन एलिमेंट हो, और इन दोनों के बीच में भी कॉमन एलिमेंट हो, बट तीनों को अगर मैं देखूं तो तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। तो क्या आप लोग मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस सर। बताइए। फिर ए में लिख सकते हैं 1 2 3 और फिर बी में 3 4 5 और सी में 3 4 5 5 6 7। 5 6 7, क्या ये सही है? यस सर। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमें इसमें लिखना पड़ेगा ए और सी के बीच में भी कुछ कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा 1 6 7, सॉरी 1 5 6 7, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 1 5 6, ठीक है। अब हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ए और बी को इंटरसेक्टिंग लूंगा तो मेरे पास ए और बी के बीच में आ जाएगा 3, ठीक है। बी और सी को इंटरसेक्टिंग ले लूंगा तो बी और सी के बीच में आ जाएगा 5। ए और सी के बीच में इंटरसेक्टिंग ले लूंगा तो मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। ए और सी के बीच में भी इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है। उसके बाद अगर पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में आ रहा है? इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, तो ये तीनों में तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई भी सेट, ऐसा कोई भी एलिमेंट अगर तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा डिसजॉइंट सेट। तो ए बी सी तीनों को अगर एक साथ देखेंगे तो तीनों एक साथ मिलकर डिसजॉइंट सेट बनता है, बट अगर दो दो करके देखेंगे, जैसे ए बी बी सी सी है, तब हमारे क्या इंटरसेक्टिंग सेट निकलता है। आया समझ में?
यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, पिछली बार किसने आंसर नहीं दिया था? मान्या। इस बार मान्या का चांस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ थ्री साइड्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो मान्या बताइए क्या क्या एग्जांपल होना चाहिए? मान्या बताइए क्या क्या एग्जांपल होना चाहिए? क्या आपको मेरा साउंड नहीं आ रहा है? यस सर, बता रही हूँ। बताइए। बोलिए, जल्दी बताइए। सर ए में हो सकता है 1 2 3 4। 1 2 3 4, चलिए ए में ले लिया 1 2 3 4। बी में 2 4 बी में ले लिया, चलिए 2 4। और सी में 1 3। सी में ले लिया, चलिए 1 3। ठीक है, क्या आप लोगों को लगता है ये सही है? ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास 2 4। सही है सर। सही है। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 3। क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो रहा है? सानिया बताइए क्या होना चाहिए? नो सर, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में तो दिया है गिवन एग्जांपल सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल। सर अगर वो इक्वल होगा तो बी इज नॉट इक्वल टू सी, फिर नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए ध्यान से, थर्ड वाले एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बताइए ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? सॉरी 3 हटा देते हैं। ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? 4। हाँ, ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? 2 4। 2 4, ये ले लेते हैं 4 5 6 7। 4 5 6 7। ए इंटरसेक्शन सी आ गया 2 4। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ गया। बट क्या बी और सी बराबर है? नो सर। तो बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो हमने ये एग्जांपल रख दिया। हमने इस तरीके के एग्जांपल ले लिया कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ रहा है, बट बी और सी बराबर नहीं। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा Yes, sir. डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, माइंड को इधर उधर मत रखिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए इधर ही देखिए, नहीं तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे होता है? अगर मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, ठीक है, मेरे पास एक दूसरा सेट है बी 3 4 5 6 7 8, मैंने ऐसा ले लिया। हमें बोला जा रहा है कि ए डिफरेंस बी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा नंबर वाला सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके की चीजें होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये निकालने के लिए दिया जाए, 2 सेट दिया जाएगा, बहुत बढ़िया 2 सेट दिया हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ए माइनस बी निकालने के लिए बोला गया है या फिर बी माइनस ए निकालने के लिए बोला गया है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ए माइनस बी जब निकालने के लिए बोला गया है, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला सेट हमारा क्या दिया गया है, ए। ठीक है, हमें ए माइनस बी बोला गया, यानी कि पहले ए है
फिर माइनस बी बोला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे। ए का सारा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ए और बी में हमारे पास क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो ए और बी में अगर हम लोग कॉमन टर्म्स के कॉमन एलिमेंट्स को चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। तो जो ए और बी में कॉमन है उसको हमें हटा देना है, ठीक है। तो उसको हम लोग हटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 1, 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए डिफरेंस बी का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें बी डिफरेंस ए लिखने के लिए बोला गया है तो हम देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमें बी दिया गया। तो हम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, हमेशा फर्स्ट वाले सेट को लिखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है। ए और बी में 3 4 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको हम लोग एलिमेंट कर देंगे। तो कॉमन एलिमेंट को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 5 6 7 8। तो ये जो 5 6 7 8 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, बी डिफरेंस ए का वैल्यू। आया समझ में आप लोगों को मैंने क्या बताया? यस यस सर। ठीक है। यस सर। तो मान लेते हैं, चलिए हम एक और सेट ले लेते हैं सी, ठीक है। हम एक और सेट ले लेते हैं सी जिसमें होगा 3 4 5 9 10, ठीक है। आप लोग मेरे को बताइए कि b माइनस सी कितना निकल के आएगा? 6 7 8 6 7 और 8, ठीक है। c माइनस बी कितना निकल के आएगा? 3 9 4 and 10 5 9 अच्छा और 9 10 9 10। ठीक है। अब बताइए a माइनस सी कितना निकल के आएगा? 1 and 2 1 2 1 2, बहुत बढ़िया, 1 और 2, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक और सेट है डी के नाम से, ठीक है। एक और सेट है हमारे पास डी के नाम से। डी हम लोग ले लेते हैं 6 7 और 11, ठीक है। हमारे पास एक और सेट है डी, उसको ले लिया 6 7 और 11। अब आप मेरे को बताइए कि ए माइनस डी कितना निकल के आएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, 1 2 3 और 4। क्योंकि अब तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए में से कोई भी एलिमेंट एलिमिनेट नहीं होगा। आया समझ में आप लोगों को? आया कि नहीं आया? चीजें क्लियर हुआ? ठीक है। चले, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका ए का वैल्यू क्या आएगा बताइए? एग्जाम्पल नंबर 12 में ए का वैल्यू कितना आएगा? 6 12 हम्म 1 2 3 and 6 1 2 3 और 6, हमें फैक्टर बोला गया है। फैक्टर का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। फैक्टर का मतलब हम 6 को जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम कंप्लीटली 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर हो गए 6 के। तो b कितना आ जाएगा? 8 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो 8 के फैक्टर होंगे? 1 2 4 8 8। तो ये हो गया b के। अब बताइए a यूनियन b कितना आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था। 1 4 a यूनियन b बोला गया। 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 और 8। यूनियन में हम सारे नंबर लिखते हैं, मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। हर बड़ी में आंसर नहीं देना है, एकदम आराम से आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी बताइए। 1 2 1 और 2, बहुत बढ़िया, 1 और 2 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए डिफरेंस बी बताइए। 3 and 6 3 6 1 2 कट गया, 3 और 6, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर 4 बी डिफरेंस ए बताइए। 4 8 4 8, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे क्लियर हो गई। यहाँ पे भी वही चीज बताया गया है, देखिए। फॉर एनी सेट a and b their difference a minus b is defined as
a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू x होगा, और x क्या होगा, पूरा का पूरा a का वैल्यू होगा, बट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि x वो वैल्यू होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ a में हो लेकिन b में नहीं हो। ठीक है, यानी कि अगर a और b में कुछ कॉमन है, अगर a और b में कुछ कॉमन है तो a में वही वाला पार्ट होना चाहिए जो b में नहीं है, b में जो है उसको a में से एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसको ध्यान से देखिएगा, नोट के फॉर्म में मैं लिखवा दे रहा हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट है हमारा, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो a डिफरेंस b को बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x जो होगा एक तो a का एलिमेंट होगा एंड x जो होगा वो b का एलिमेंट कभी नहीं हो सकता, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, x जो होगा a का एलिमेंट होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो a डिफरेंस b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, a डिफरेंस b का मतलब कोई ना कोई x होगा जिसमें x जो होगा हमेशा a को बिलोंग करेगा, बट x जो होगा b को कभी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिफरेंस। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब हो गया a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए का अगर हम यूनियन ले लें तो इसका नाम होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले ये निकाला, फिर उसके बाद ये निकाला, फिर दोनों का हमने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको प्यार से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसको हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस के नाम से। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन भी है इसमें, a का वैल्यू दिया गया है a b c d, b का वैल्यू दिया गया है b d f g। ठीक है, अगर हमें सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 13, अगर हमें a डिफरेंस b निकालना है, ठीक है, तो बताइए a डिफरेंस b में हमारे पास क्या आएगा, AC, बहुत ही वेरी गुड। और b डिफरेंस a में हमारे पास क्या आएगा, FG, FG, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं यानी कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो उसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी S, यूनियन b माइनस a। ठीक है, तो a माइनस b का मतलब हमारे पास कितना है, a कॉमा c, और b माइनस a का मतलब हमारे पास कितना है, f कॉमा g। इन सबको अगर हम साथ में लिखेंगे तो साथ में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, a कॉमा c कॉमा f कॉमा g। तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। आया समझ में? तो ये था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सर एक सेकंड, मतलब वो कुछ पूछना है हमको। हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सर सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे तो ये फॉर्मूला में है, लेकिन इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब नहीं, जैसे हम लोग को डिफरेंस ऐसा एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इस ऑपरेशंस का क्या नाम होता है, यूनियन। यूनियन का ये इसका नाम होता है यूनियन। और यूनियन मतलब क्या होता है, हम वो सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं जो दोनों में प्रेजेंट है और दोनों में अगर कोई कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर किसी भी सेट को ऐसे लिखा गया तो उसका नाम दे दिया गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, उसका नाम दे दिया गया सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका काम क्या है ये नहीं पूछना है, क्योंकि सेट में हम अभी काम का चीज नहीं देख रहे हैं, सेट का एप्लीकेशन नहीं देख रहे हैं, सेट का एप्लीकेशन आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अभी हमें यह समझना है कि किस चीज को क्या नाम से बोला जाता है और उसको क्या उसका मीनिंग है। ठीक है, हम a यूनियन b को ऐसे लिखते हैं और उसका मीनिंग होता है ये, हम a डिफरेंस b को ऐसे लिखते हैं और उसका मीनिंग होता है a का वैल्यू आएगा जिसमें से a और b में से कॉमन को एलिमिनेट कर देंगे। b डिफरेंस a का मतलब b के एलिमेंट को लिखेंगे जिसमें से a के एलिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे। अगर इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं, जैसे a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a, इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो इसको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको ये लोग सिमेट्रिक डिफरेंस नाम दे दिया गया। इसको एक शॉर्ट तरीके से लिखा जाता है जिसको नाम दे दिया गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे लिखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a डिफरेंस b, उसका मतलब
ए का सारा वैल्यू उसमें से बी का वैल्यू को एलिमिनेट करके। बी डिफरेंस ए का मतलब हमारे पास क्या हो गया, बी का सारा वैल्यू उसमें से ए का वैल्यू को एलिमिनेट करके। जब इन दोनों को हम यूनियन ले लेते हैं तो उसका एक अलग से उन्होंने नाम रख दिया, उसको नाम दे दिया सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसको एक सिंबल ऐसे छोटा सा ट्राइंगल डेल्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ऐसे लिख देंगे तो मान लेते हैं मेरे को मन किया कि इसको मैं एकदम डायनामिक डिफरेंस नाम दे दूं या कुछ भी नाम दे दूं। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा नाम देके हमने लिख दिया, लेकिन उसका मतलब क्या है, ये ऑपरेशन से, ये ऑपरेशन जब भी करेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसीलिए इन लोगों ने एक छोटा सा नाम देके रख दिया जिसको नाम दे दिया सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये एक Yes, ऑपरेशन, sir. इस ऑपरेशन का एक नाम है बस। ठीक है, जैसे हमारा एक ऑपरेशन होता है एडिशन। ठीक है, हमारा एक ऑपरेशन होता है एडिशन, तो एडिशन का मतलब प्लस, अगर मैं 2 + 3 करूंगा तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं एडिशन। फिर उसका मतलब समझते हैं, इस एडिशन का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ के जितना वैल्यू आता है उतना लिख देना। अगर कोई ऐसा बोलता है कि 5 - 2 + 3 - 6, अब मान लो मेरे को इतना बड़ा लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने इधर अपना एक खुद का नाम दे दिया, कुछ भी हाइपर मल्टीप्लाई, कुछ भी मैंने इस तरीके का नाम दे दिया। ठीक है, तो क्या इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए हमने छोटे से एक सिंबल के, और मैंने मान लो उसको ऐसा सिंबल बना दिया कुछ भी कि ए ऐसा करके बी। ठीक है, तो क्या इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं लिखना पड़े, तो इन लोगों ने इस बड़े ऑपरेशन का एक छोटा नाम दे दिया जिसका नाम हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी बड़ा आसान है। मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट मतलब आप सबको पता है, यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत ही एक बड़ा सेट होगा और बाकी जितने भी सेट होंगे सबके सब इसके सबसेट होगा। तो अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो इसके बहुत सारे सबसेट होंगे, मैंने इसका एक सबसेट ले लिया 1 2 3 और 4। ठीक है, मैंने इसका एक दूसरा सबसेट ले लिया भी 7 और 8। ठीक है, अब मेरे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, वो भी निकल जाएगा बट उसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा, बट बताता हूँ सारा धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, ठीक है, इज डिनोटेड एज, इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इज डिनोटेड एज, या तो ए ऊपर एक ऐसे छोटा सा सी या फिर ए ऊपर एक ऐसे डैश। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को ऐसे लिखा जाता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट लिखे उसका मतलब ये जो ए सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट बोला गया यानी कि उस ए सेट को यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आ जाएगा 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट को, जिस सेट का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्शन कर देना है। जो भी यूनिवर्सल सेट हमारा दिया जाएगा उससे सब्ट्रैक्शन कर देना है, यानी कि उससे डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हमें पूछा गया है कि बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है और बी हमारा 7 8 है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं बी का डिफरेंस निकाल दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी जिसका भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दे तब तो नल सेट निकल के आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्शन कर देंगे या फिर डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आया क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस चीज को हम लोग। ठीक है, तो मतलब कि तो यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा तो फिर नल सेट का भी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा।
नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा कैसे पहले बताइए। ठीक है, हाँ एक तरीके से आपने सही बोला, चीजें गलत नहीं है। नल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही निकला, क्योंकि यूनिवर्सल सेट माइनस नल सेट इक्वल टू कितना हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सही है, वो गलत नहीं है, सही है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब बेसिक सा कंसेप्ट हमको याद रखना है, बाकी किसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दे हमें मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा किसी भी सेट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट कर देना या फिर उसका डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, यस ओके चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका हम लोग देख, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका हम लोग एक नोट पे एक पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट हो गया, x अगर कोई भी एलिमेंट है तो यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस a, यानी कि उसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। आया समझ में, यानी कि क्या होगा, x जो है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा और x जो है a को बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि आसान सा भाषा में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो होगा सिंपली a का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट है दैट मींस व्हाट, x इज डज नॉट बिलोंग्स टू a सिंपली। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक एक्स होगा, और ये किस तरीके का एक्स होगा कि एक्स जो है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा एंड एक्स जो है किसको बिलोंग नहीं करेगा, एक्स जो है ए को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि x बिलोंग्स टू यू, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है यानी कि सिंपली आसान भाषा में x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, चलिए उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमें दिया गया, इस वाला आंसर को निकाल के बताइए कितना आ रहा है। एग्जांपल नंबर 14 हमें इसमें बोला गया है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और देखिए वैल्यू कितना आ रहा है। चलिए 2 मिनट का समय है, फटाफट इसका आंसर बताइए कि ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा। A complement 1357. 1357, 135 और 7, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, A ही होगा यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2468. हाँ यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1357, यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, 1357 हटा दिया तो क्या बचा 2468, तो यानी कि ये कितना बचा 2, 4, 6, 8। तो हमें ये समझ में आया किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो हमें वही सेट मिल जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद भी रखिएगा, ये आगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम दे देगा। ठीक है, कोई सेट है हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दे तो हमें आखिर में जाके वही सेट मिल जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट को मैंने बताया था कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ए ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए 15 पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 15 वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है। 15 में हमारे पास बोला गया है कि लेट n बी द यूनिवर्सल सेट, n जो है उसको एक यूनिवर्सल सेट बोला गया है। ठीक है, n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a कॉम्प्लीमेंट। चलिए आप मेरे को बताइए कि a कॉम्प्लीमेंट कितना आना चाहिए, All the even natural numbers. ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि a को जो है ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है यूसुफ मानिया, यस सर, आ रहा है। Yes sir. ओके ठीक है, जहां दिक्कत होता है किसी को भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ए जो होगा हमारा, ए क्या निकल के आएगा, सबसे पहले एन क्या है, एन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट सेट है, ऐसे करते करते यहाँ पे पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। और ए जो है हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, x इज ऑड मतलब कितना आ जाएगा 1 3 1 5 3 7 5 ऐसे। 7 9. तो यानी कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, n है,
तो अगर a का वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस ए। तो n माइनस ए का मतलब कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर बचेगा, All even 4 numbers. 6 8 ऐसे करके। ठीक है, तो यानी कि a कॉम्प्लीमेंट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x ऐसा ले लिया, x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि x का जो भी वैल्यू होगा 2 4 6 8 इस टाइप से होगा। ठीक है, चलिए दूसरे वाले का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। X is such that X belongs to natural number and X is indivisible by 15. इनडिविजिबल ऐसे नहीं लिखते हैं। b का वैल्यू क्या आएगा, सबसे पहले जब हम b इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 से डिविजिबल कोई नंबर अगर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब वो नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 और Yes, 5 sir. दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर जो होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, इस तरीके के नंबर हो गए, हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे के Yes, सारे sir. नंबर क्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यानी कि 3 और 5 से डिवाइड करने वाला नंबर क्या हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया, 45। क्या इसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है, तो आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे नहीं सर 15 के मल्टीपल के अलावा भी कोई नंबर आता है जो 15 से 3 और 5 से डिविजिबल दोनों से हो। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो और वो 15 का मल्टीपल नहीं हो। No, sir. नहीं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए 15 का मल्टीपल ये हो गया। अगर हमें b कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो b कॉम्प्लीमेंट में वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, किसका क्या चीज हटा के, 15 का मल्टीपल को हटा के। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हमने x ले लिया, ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू सारा का सारा नेचुरल नंबर होगा, लेकिन x किस तरीके का नंबर होगा। ठीक है, x हमारा इस तरीके का होगा, x हमारा नेचुरल नंबर होगा, x हमारा क्या होगा, सारा का सारा नेचुरल नंबर माइनस क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ 15n। ठीक है, 15n का मतलब, या फिर देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चीजें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, हमें वो सारे नेचुरल नंबर को लिखने हैं। ठीक है, हमें वो सारे नेचुरल नंबर को लिखने हैं जो क्या हो, 15 का मल्टीपल को हटा के। 15 का मल्टीपल को हटा के अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखने हो तो उसको अगर हम भाषा में लिखना चाहें तो यानी कि उसको ऐसे लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 15। ठीक है, एक तो ऐसा लिख सकते हैं कि सारा का सारा नेचुरल नंबर जो 15 का मल्टीपल नहीं हो, वैसा सारा का सारा नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इसको हम लोग मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग का अगर वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बताइए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस चीज को। एनी आइडिया। बता सकते हैं कि किस तरीके का हम लोग लिख सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, अगर इस तरीके के फॉर्म में लिखना हुआ तो। Sir, X is such that X is not equal to 15n, where n belongs to natural वेरी number. गुड, वेरी गुड। x belongs to natural number and x does not equal to 15n। ठीक है, जहां पे n भी क्या होगा, x कॉमा ऐसे लिख देते हैं, एक ही साथ लिख देते हैं ताकि गड़बड़ी नहीं हो। ठीक है, x कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x, या फिर हाँ x कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 15n।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि x जो होगा वो भी नेचुरल नंबर है, n जो होगा वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, और x जो होगा सिर्फ और सिर्फ 15n के बराबर नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को समझ में आया? मान्या, यूसुफ? Yes, sir. देखिए आगे कुछ कुछ रिजल्ट बोला गया है, सम रिजल्ट्स ऑन का कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट वाले पे, जैसे अभी हम लोगों ने ये बातें कर लिया था, ये तो हो ही गया था हमारा, ठीक है, इसको प्रूफ करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा नल सेट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो वही सेट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सारा तो हमने खुद से डिस्कस कर लिया, ये तो आगे पढ़ने के लिए भी दे दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है कि हमारा मेहनत कम हो गया, ठीक है। ये ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। उसके बाद किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा, किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालेंगे तो नल सेट निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका एक प्रूफ कर Yes, सकते sir. हैं, इसका एक प्रूफ कर सकते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं एक प्रूफ बताता हूँ बढ़िया तरीके से कि मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से प्रूफ हो सकता है इसका सेट के स्टाइल में। जैसे यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, वही बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिए, मेरे को दिया गया है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ किया जाता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ, बाकी सारा आप अपने आप प्रूफ कर लीजिएगा। मैंने ऐसा बोल दिया कि लेट, हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहला चीज हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, हमने ऐसा लिख दिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है, मैंने कल बताया था, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोग को याद होगा कि अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट है मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा कि x बिलोंग्स टू a यूनियन a मतलब x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। यानी कि x जो होगा a का एलिमेंट भी हो सकता है, a का एलिमेंट नहीं हो तब भी चल सकता है, ठीक है। अगर बताइए x अगर a का एलिमेंट नहीं होगा तो x किसके बराबर होगा, क्या कोई मेरे को बता सकता है? x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, U minus A. u माइनस ए, बहुत बढ़िया, x बिलोंग्स टू u माइनस ए। अगर x बिलोंग्स टू u माइनस ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइदर x बिलोंग्स टू a, सॉरी x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a है उसका मतलब x बिलोंग्स टू u माइनस a है, x बिलोंग्स टू u माइनस a का मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट, सॉरी x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे ये लोग भी इसी तरीके से बताया गया है, इन्होंने डायरेक्टली कर दिया कि इसके बाद ही डायरेक्टली आंसर लिख दिया कि x बिलोंग्स टू u, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत आगे में कर भी लिया, इन लोगों ने डायरेक्टली आंसर बता दिया। तो इसके बाद क्या हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी तक मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं है, वो आगे जाके आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एक लॉ आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एक लॉ आएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है मैं हल्का सा यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ताकि ये हम अपने स्टाइल में प्रूव करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग a इंटू एक्स प्लस वाई ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो a जो होगा वो x के साथ भी मल्टीप्लाई करता है, a जो होगा वो y के साथ भी मल्टीप्लाई करता है, यानी कि ये ax प्लस ay इस तरीके से आता है। a जो होता है वो दोनों तरफ
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग, और ये भी जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू u, उसके बीच में क्या है, एंड है, तो एंड x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब इसको तो छोड़िए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। देखिए चाहे मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू u, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें इतना नहीं करने से भी काम चल जाएगा। x का जो एलिमेंट होगा, x या तो आइदर a का एलिमेंट होगा या फिर x जो है आइदर किसका एलिमेंट होगा, u का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे नहीं भी समझे, मैं इसको यहीं पे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से यहीं पे भी बता सकता हूँ, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गौर से नोटिस कीजिएगा, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a मतलब अगर मैं a का वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और u का वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a मतलब x जो होगा आइदर a का एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होने का मतलब क्या होगा, a का एलिमेंट होने का मतलब x जो होगा आइदर 1 2 3 में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। x does not belongs to a का क्या मतलब हो गया, यानी कि x does not belongs to a मतलब यूनिवर्सल सेट से अगर मैं a को हटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब बताइए x belongs to a और x does not belongs to a, यानी कि x जो होगा इसका एलिमेंट होगा या फिर इसका एलिमेंट होगा, और का मतलब क्या होता है, हमेशा यूनियन होता है, मैंने बताया हुआ था, और का मतलब हमेशा क्या होता है, यूनियन होता है। तो अल्टीमेटली अगर इन दोनों का हम यूनियन लेते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू u। आया समझ में, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। आ गया, चलिए थोड़ा बहुत आ गया, पूरा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा, इसको अगर हम एग्जांपल के तौर में समझेंगे तो हमें ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल रीजन आ जाता है। ठीक है, यानी कि वही मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रैक्टिकल रीजन आ गया मतलब 1 2, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस a, u में से a को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 5। यहां तक क्लियर है? यहां तक? यस सर। हाँ, अब मान लीजिए a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं, a का मतलब कितना हो गया 1 2, यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना हो गया 3 4 और 5। ठीक है, तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब 1 2 यूनियन 3 4 5, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये क्लियर हुआ आप लोगों का, ये मैंने a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू निकाला। यस सर। अब ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गया, देखिए ये वैल्यू हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया कि नहीं? ठीक है, तो ठीक यस उसी, सर। हाँ, तो ठीक उसी तरीके से इसी चीज को क्या लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद ये कैसे आ गया, ये समझने के लिए हम लोग एग्जांपल का यूज कर सकते हैं। हम जब एग्जांपल का यूज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ओ अगर x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a होता है मतलब x बिलोंग्स टू यूनियन हो जाएगा, और सॉरी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ अब? यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को क्या अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो हमें समझ में आ रहा है, बट ये थियोरेटिकली लिखा हुआ है तो दिमाग में थोड़ा सा चलने लगता है कि हाँ ये क्या लिखा गया है। बट अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाता है कि ये क्यों आ गया x बिलोंग्स टू u। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, यूनिवर्सल सेट का था। ठीक उसी तरीके से सिंपली अगर हम इसको देखना चाहें, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे नहीं जाइए वरना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी पढ़े नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अगर हम a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे, ठीक है, इसी में कर देते हैं, इसी को यूज करके। अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसको तो हम लोग डायरेक्टली यहां से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक वैल्यू है x, एक बोल रहा है कि वो a में होगा, दूसरा बोल रहा है कि वो a में नहीं होगा। ऐसा कोई भी, और दोनों होना चाहिए साथ में, एंड का मतलब क्या, दोनों होना चाहिए, a में हो भी और a में नहीं भी हो। तो क्या कभी ऐसा चीज पॉसिबल हो सकता है कि मैं घर में रहूं भी, मैं घर में नहीं भी रहूं, ऐसा दोनों एक साथ हो सकता है? अगर आप घर में रहिएगा तो उसको बोला जाएगा कि आप घर में हैं, आप अगर घर में नहीं है तो सिंपली उसको बोला जाएगा आप घर में नहीं है। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते।
ठीक है, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि x में भी a में भी हो और a में नहीं भी हो और दोनों साथ में होना चाहिए एंड, तो ऐसा कोई भी चीज है पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी चीज अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे भी समझते हैं ना। ऊपर जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं ए का वैल्यू हमारे पास कितना था 1 2 और ये 3 4 5, ये हो गया 1, 2 और ये इंटरसेक्शन हो गया 3 4 और 5। अब हमें देखने को मिल रहा है अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट दिखेगा ही नहीं। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखेगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और 5 का मतलब क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। किसका भी किसी का भी अगर हमारा इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं आता है तो उस सेट का क्या नाम हो जाता है, डिसजॉइंट सेट। अभी समझ में आया, सारा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने कुछ ये प्रॉपर्टीज आप लोग याद नहीं भी रखिएगा तब भी ये दिमाग में अपने आप याद हो ही जाएगा, इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने एक बार देख लिया, आप लोग कभी ये भूलेंगे भी नहीं। ये चीज ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा। बस ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, ये बड़े आराम तरीके से ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, और पहला पार्ट के बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए अगर ये दिया गया है तो फाइंड ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, इस तरीके से। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस का शीट मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. यस तो सर। लास्ट जो शीट वाला दिया गया था, शीट वाले में से आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो शीट मैंने अपलोड किया था? Yes, sir. शीट 1 बन गया है और शीट 2 में ये ऑपरेशंस वाला प्रॉब्लम था तो वो पूरा नहीं पढ़ाया था तो वो नहीं बना। हाँ, और आप लोग मानिया और यूसुफ? यस सर, बन गया। शीट 1 बन गया, अभी शीट 2 तो शीट 1 में भी कुछ क्वेश्चंस पूछा था बिल्कुल और बिल्कुल हम लोग वो डिस्कस करेंगे। कंफर्म करने के लिए आंसर की भी। सर मेरा बन गया। ओके, तो ठीक है, एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चंस अभी जो दिया गया। ठीक है, तो आज आज अभी तो आपका आज के बाद क्लास शायद नहीं है, या फिर है शायद फिजिक्स का क्लास। तो इसके बाद देखिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। जो शीट दिया गया है उसमें से जितना क्वेश्चन बनता है ऑपरेशंस तक वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में हम लोग ये दोनों शीट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन बना, जितना क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, तो कल का पूरा दिन है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बनाइए और लॉगरिथम को भी रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो लॉगरिथम वाला इनइक्वालिटी भी साथ में पढ़ेंगे, तो तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर बहुत दिन पहले पढ़े थे भूल गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिवीजन पे रखें, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा इस तरीके से रिवीजन करते रहिए और ये सेट वाला पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।